प्रिय विद्यार्थियों, नगरीकरण या नगरों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय है आकारिकी, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। आकारिकी या मॉर्फोलॉजी दो प्रकार के बल प्रयुक्त होता है, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्रीय बल। यानी कि नगरीय आकारिकी का अर्थ नगर की में पाई जाने वाली विशेषताओं, प्रतिरूपों के संदर्भ में है। इसमें नगर की बसाव का विन्यास और विशेषताओं का विशेष योगदान होता है। कि जो नगर में जो अधिवास हैं या जो आकार हैं, उनका विन्यास क्या है, किस प्रकार से है और किस प्रकार से उसका विस्तार है, इस विषय में हम आकारिकी विषय पर चर्चा करते हैं। नगर की आकारिकी में नगर के भीतर और नगर के बाहर विभिन्न स्वरूपों को देखा जाता है। आपने देखा होगा कि हम किसी भी नगर को देखते हैं तो उसका आकार हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार का है, उसकी विशेषताएं किस प्रकार की है और उसमें विन्यास किस प्रकार का है, ये हमको देखने को मिलता है। जिसमें नगर के मकानों, सड़कों, संस्थानों, सेवाओं तथा जनसंख्याओं को सीमित किया जाता है। तो एक किसी क्षेत्र में कोई नगर बसता है और नगर अपनी विशेषताओं के आधार पर विकसित होता है। उनके विभिन्न मार्गों पर संस्थानें, सेवा केंद्र या मकान या अधिवास आपको देखने को मिलता है। और जैसे से जनसंख्या में वृद्धि होती है और आकारिकी में भी आपको वृद्धि देखने को मिलती है और आकारिकी की विशेषताओं में भी अंतर आपको देखने को मिलता रहता है। इस संदर्भ में इनायत अहमद का कहना है कि नगर आकारिकी की दृष्टि से हमारा संबंध निर्मित क्षेत्र के भूतल, प्लान और नगर के पास से है। इसमें नगर की आकारिकी प्रतिरूप द्वितीय उसके बाह्य रूप में होता है। यानी कि नगर की जो आकारिकी है उसके भूतल, प्लान और नगर के पक्ष से है। इसमें नगरों की आकारिकी प्रतिरूप द्वितीय और उसके बाह्य रूप में होता है। इस संदर्भ में विभिन्न पक्ष या विभिन्न आयाम हमको देखने को मिलते हैं। नगर की आकारिकी को प्रभावित करने वाले जैसे महत्वपूर्ण कारक जैसे अभिकेंद्री बल, नगर के आकार के विकास का प्रारंभिक अवस्था में केंद्रीय भागों की ओर सभी चीजें आकर्षित होती हैं। अभिकेंद्री बल कहलाता है। नगर के आकार के विकास का प्रारंभिक अवस्था में केंद्रीय भागों की ओर, मतलब अभी के मतलब बाहर से केंद्र की ओर ये चीजें आकर्षित होती हैं, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मतलब बाहर की चीज अंदर की आ रही है। बाहर की अंदर क्यों आ रही है? नेचुरली कोई ना कोई कारण होगा। तो विभिन्न सेवा माध्यमों से हम केंद्र से जुड़ होते हैं। गांव, ग्रामीण परिवेशों से, बाहर आउटर एरिया से ये चीजें हम लेकर इसका मूल्यांकन करते हैं। दूसरी होती है अपकेंद्रीय बल, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो नगर का विकास नगर के आकार को बनाने में अपकेंद्रीय बल उत्तरदायी होता है। नगर की सीमावर्ती क्षेत्र, खाली पड़ी भूमि पर अधिवास, यातायात, व्यापारिक संस्थान आदि का निर्माण कर दिया जाता है। तो नगर का विकास नगर के आकार को बनाने में अपकेंद्रीय बल उत्तरदायी होता है। नगर के समीपवर्ती क्षेत्र, खाली पड़ी भूमि पर अधिवास, यातायात, व्यापारिक संस्थान आदि का निर्माण कर दिया जाता है। नगर के भीतर भिन्न भिन्न कार्यों की स्थापना, उपयोग, वितरण जो नगर की आकारिकी का निर्धारण करते हैं, निम्न आधार पर देखा जाता है। पहला, केंद्रीकरण। प्राचीन काल से ही नगर की ओर आकर्षण रहा है। इसमें विशेषकर व्यापारिक आधार पर आधारित होता है। विकेंद्रीकरण, जब केंद्रीकृत क्षेत्रों में स्थान की कमी होने लगती है तो बाहर की ओर विस्तार होने लगता है। केंद्रीय क्षेत्र जैसे जैसे आप देखोगे नगर बढ़ता है तो नगर का विस्तार बाहर की ओर होने लगता है और अलग अलग एक सेंटर मार्केट होता है। बाद में जब और विस्तार होता है तो अलग अलग मार्केट खुलने चालू हो जाते हैं, क्योंकि दूरी के आधार पर और जनसंख्या के एक समूह के आधार पर ये चीजें विकसित हमको देखने को मिलती हैं। सकेंद्रण, नगर के आवासीय और गैर आवासीय भूमि का उपयोग होने लगता है। अब हम नगर के
आवासीय और गैर आवासीय भूमि का उपयोग होने लगता है तो उनका विभाजन व्यापक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के अधिवास आदि के रूप में हो जाते हैं। बाह्य विस्थापन, जब एक संगठित व्यापारिक समूह वाला क्षेत्र उस स्थान से निकलकर अन्य स्थान पर विस्थापित हो जाता है तो उसे बाह्य विस्थापन कहते हैं। बाह्य विस्थापन तभी होता है जब नगर का विस्तार होता है। और नगर का विस्तार, आप देखो किसी बड़े नगर को, आप देखोगे कि जैसे से पहले एक मार्केट था, जब नगर का और विस्तार हुआ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक विस्तार हो जाता है, तो उससे भी अधिक विस्तार होता है तो हमें उसके अलग अलग केंद्र विकसित होने चालू हो जाते हैं और वहीं पर ही उसका ही पूरा सेटअप हमको देखने को मिलता है। इसे हम बाह्य विस्थापन कहते हैं। पुनः केंद्रीकरण, पहले तो यह है कि केंद्रित हुए किंतु स्थापित होने के अवरोध होने पर पुनः स्थान पर केंद्रित हो जाता है। इसे हम पुनः केंद्रीकरण कहते हैं। यह स्थिति तब आती है जब क्या है कि जो सेंट्रल मार्केट है, बाहर के और मार्केट और केंद्रीकरण हो गया, सेवा केंद्र और विकसित हो गए, लेकिन जब वो केंद्रीय होने से वो मार्केट, जो केंद्र मार्केट है, बाहर विस्थापित हो गए, बाहर स्थापित हो गए, लेकिन जो मुख्य जो केंद्र मार्केट था वो धीरे धीरे फिर पुनः एक सेंट्रल मार्केट रूप में डेवलप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम पुनः पुनः केंद्रीकरण कहते हैं। आवासीय पृथक्करण, प्रारंभ में आवासीय क्षेत्र में किंतु नगर के विस्तार होने पर यह आवासीय क्षेत्र व्यापारिक संस्थान में परिवर्तित हो गए। तो आवासीय क्षेत्र का स्थान से निकलकर बाह्य स्थापित हो जाता है। तो ये एक, आप देखोगे कि जब शहर का विस्तार होता है तो जो बाहरी जो केंद्रीय क्षेत्र होता है, जहाँ पे आवासीय क्षेत्र बहुत कंजेस्टेड होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो धीरे धीरे निकलकर बाह्य कॉलोनियों में या बाह्य आवासीय क्षेत्रों में विकसित होना चालू हो जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, एसेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब अभिगम्यता अच्छी हो जाती है, संबंधितता अच्छी हो जाती है और खुला एक बड़े एटमॉस्फेयर, बड़े वातावरण में रहने के लिए वो बाहर की ओर क्या है कि विस्तारित हो जाता है, बाहर की ओर चले जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम आवासीय पृथक्करण कहते हैं। तो ये जब आवासीय पृथक्करण होगा तो वहाँ उस क्षेत्र में भी सारी वो जो सेवा क्षेत्र, जो केंद्र, जो उस केंद्र में स्थापित थे, वहाँ पर भी वही चीज़ें विकसित होना चालू हो जाती है। तो एक नया टाउनशिप, एक नया एक अधिवास केंद्र विकसित होना चालू हो जाता है। प्रयुक्त व आक्रामक व अनुक्रमक, इन क्रियाओं का तात्पर्य भवनों का उपयोग तथा उनके उपयोगकर्ताओं के परिवहन से है। जैसे किसी दिए हुए क्षेत्र का उपयोग करने की प्रवृत्ति प्रमुख कहलाती है, किंतु जब प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर उसका उपयोग कम हो जाता है तो उन्हें अनुक्रमिक अधिगमन कहते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे समझें कि जब परिवहन का विकास होने जाता है, यातायात मार्ग सुचारू होने लग जाते हैं, विकसित होने जाते हैं, अभिगम्य होने लग जाते हैं, तो उन मुख्य मार्गों पर आप देखोगे कि आवासीय क्षेत्र से आपके व्यापारिक संस्थानों में परिवर्तित होना चालू हो जाता है, क्योंकि वह जो अधिवास क्षेत्र था मुख्य मार्ग होने के कारण से एक बाजार के रूप, केंद्र के रूप में विकसित होना चालू हो जाता है और जो नीचे अधिवास था वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर अधिवास हो जाता है और नीचे व्यापारिक संस्थान विकसित होना चालू हो जाते हैं। जब और ज्यादा विकसित होता है तो वो पूरा ही क्षेत्र क्या है कि आपके व्यापारिक संस्थान के रूप में विकसित हो जाता है और वह जो अधिवास है वो शिफ्ट होकर बाहर प्रतिकृति हो जाता है, जिसको हम आवासीय पृथक्करण कहते हैं। किसी दिए हुए क्षेत्र का उपयोग करने की प्रवृत्ति को प्रमुख कहलाती है, किंतु जब मतलब कंपटीशन बढ़ेगा तो वह धीरे धीरे उसी हिसाब से विकसित होना चालू होता है। उन्हें अनुक्रमिक अधिगमन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी विवेचनाओं से स्पष्ट आप समझ चुके हो चुका है कि नगरों की आकारिकी उन सभी तत्वों पर आधारित होती है जिनमें धरातलीय संरचना प्रभावित होती है। नगरों का प्रभाव और उनकी आकारिकी मानव के परिवर्तित पर निर्भर करती है तथा किसी नगर के
विस्तार व स्वरूप के लिए जनसंख्या प्रमुख अध्ययन तत्व है। तो जनसंख्या के विस्तार के साथ साथ नगर का भी विस्तार होता है, क्योंकि नए नए सेवा केंद्र विकसित होते हैं। हम और मेन जो शक्ति है आकारिकी के बढ़ने में, अभी बताया मैंने, अभिकेंद्रित शक्ति और अपकेंद्रित शक्ति है, यानी कि बाहर से केंद्र की ओर और केंद्र से बाहर की ओर। और ये दोनों जो चीजें हैं सेवा के माध्यम से जुड़ी होती है। किसी नगर का जो केंद्र है, सेवा केंद्र है, वो बाहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, और बाहर का जो सेवा केंद्र है वो मुख्य केंद्र में अपनी सेवाएं देता है। तो इस प्रकार से ये एक अभिगम्यता, एक कनेक्टिविटी और एक सेवा केंद्रों के आदान प्रदान की जो क्रिया है, उसी के आधार पर हमारी आकारिकी में परिवर्तन देखने को मिलता है। आप देखोगे कि किसी नगर का जब विस्तार होता है तो विभिन्न आदिवासीय क्षेत्र विकसित होने जाते हैं, विभिन्न व्यापारिक संस्थानें विकसित हो जाती हैं, विभिन्न सेवा केंद्र विकसित हो जाते हैं, विभिन्न संस्थानें विकसित होना चालू हो जाती है। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे आकारिकी में समय अनुसार परिवर्तन देखने को मिलता रहता है। और हमारा विषय भी यही है कि आकारिकी क्या है और आकारिकी को में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होने के क्या कारण है, उन बिंदुओं पे हमने चर्चा करी। और यह जो बिंदु है, यह बिंदु किसी भी नगर की आकारिकी को स्पष्ट करते हैं, उन्हें यह कि किस प्रकार से उनमें परिवर्तन या विस्तार होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमने नगर की आकारिकी, उनके विभिन्न पक्ष पर हमने चर्चा करी। अगले वीडियो में हम और किसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।